पीछे 276 टूटे कंघे का रहस्य। धन्यवाद। मुख्य बिंदु। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसका नाम मधुलिका है? सिंह साहब ने पूछा। जी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मधुलिका कौन है। पार्थ उनके चेहरे के भाव देखकर बेहद घबराया हुआ था। सिंह साहब अवश्य ही पवित्र रक्त समुदाय के उच्च अधिकारियों में से एक होंगे और ये स्वाभाविक सी बात थी कि वे अवध साम्राज्य की लगभग सभी प्रमुख हस्तियों को जानते होंगे। मधुलिका सिंह साहब की आवाज गहरी थी और अचानक कुछ याद आते ही उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। पार्थ को महसूस हो रहा था कि सिंह साहब को उस महिला के बारे में कुछ तो पता है। अब आगे की कहानी। त्रिकाल पर्वत। सोने से बनी रक्त सिंह पालकी अब भी वहीं मौजूद थी। इस दौरान 1 महीना बीत गया था और चाहे कितनी भी तेज बारिश हो या बिजली गिरे, रक्त सिंह पालकी वहां से नहीं हटी, जिस वजह से आसपास के सभी जीव जंतु भी खामोश थे। इस दौरान त्रिकाल पर्वत पर केवल पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ ही आए थे, लेकिन जब उन्होंने उस पालकी को देखा तो वे सभी वापस लौट गए। यहाँ तक कि एक बार नगर प्रमुख भी आए थे, लेकिन जब उन्होंने उस पालकी को देखा तो वे भी गंभीर भाव से लौट गए। महागुरु त्रिकाल कनौज क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे और काफी कम लोग जानते थे कि उनका पवित्र रक्त समुदाय के साथ कुछ रहस्यमय संबंध था। अवध साम्राज्य में पवित्र रक्त समुदाय बेहद शक्तिशाली था और अपने दुश्मनों को मारने के लिए बहुत ही क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करता था। इतने शक्तिशाली समुदाय का सामना करते समय मुख्य यदुवंशी परिवार भी सावधान रहते थे। पवित्र रक्त समुदाय और शाही परिवार के बीच की अनबन को सभी लोग जानते थे। बाकी 6 महाशक्तियां भी इस जटिल स्थिति के बारे में जानती थी। गुप्त भूमिगत कक्ष में इस समय पार्थ चुपचाप बैठकर साधना कर रहा था। वो हथियार निर्माण के अंतिम चरण के लिए अधिक उपयोगी नहीं था, इसलिए अब बाकी का काम लाल बालों वाले व्यक्ति और महागुरु त्रिकाल पर निर्भर था। वास्तव में अंतिम चरण में ज्यादा तकनीकी कौशल की जरूरत नहीं थी, बल्कि उच्च साधना स्तर की आवश्यकता थी। अगले कुछ समय तक पार्थ को पास के कमरे से कभी कभी एक भयानक आभा महसूस होती थी, जिसकी एक झलक मात्र से ही उसका हृदय कांप उठता था। पार्थ को यकीन था कि महागुरु त्रिकाल इतने शक्तिशाली नहीं थे, यहाँ तक कि नगर प्रमुख भी इस आभा का सामना नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि सिंह साहब कम से कम शीर्ष परम योद्धा हैं और शायद वो पवित्र रक्त समुदाय के शीर्ष अधिकारियों में से एक भी होंगे, पार्थ ने सोचा। शीर्ष परम योद्धा बादलों को पलट सकते थे और अपने हाथों से बारिश करा सकते थे। समय धीरे धीरे बीता गया। इस दौरान पार्थ साधना करता रहा, लेकिन कभी कभार वो उस भयानक आभा को भी महसूस करता रहता था। 5-6 दिन बाद एक कर्कश ध्वनि के साथ एक शस्त्र की आभा प्रकट हुई। ये एक आध्यात्मिक श्रेणी के हथियार की आभा है। पार्थ ने महसूस किया कि उसका लोहाश्व धनुष थोड़ा कांप रहा था और यहाँ तक कि उसका अदृश्य चोगा भी असहज महसूस कर रहा था। छोटी चोर बिल्ली बाहर निकली और सीलबंद कमरे की तरफ देखने लगी। गुप्त कमरा एक विशेष सामग्री से बना था जो किसी की आध्यात्मिक चेतना को रोक सकता था। यहाँ तक कि पार्थ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख भी इसे आसानी से नहीं देख पा रही थी। आध्यात्मिक हथियार की आभा बेहद अनूठी, शीतल और तीक्ष्ण थी। इसमें एक शक्तिशाली रक्त आभा मौजूद थी और जैसे जैसे समय बीता गया इसकी आभा मजबूत होती गई। पार्थ कमरे से निकलने वाली भयानक गर्मी को भी महसूस कर सकता था और ये गर्मी किसी सामान्य महायोद्धा को धूल में बदलने के लिए पर्याप्त थी। एक निश्चित बिंदु पर आध्यात्मिक हथियार की आभा इस हद तक पहुंच गई कि सीलबंद कमरा भी इसे रोक नहीं सका। डिंग। पार्थ ने एक अजीब आवाज सुनी और अचानक उसे बेचैनी महसूस होने लगी। अगले ही पल अदृश्य चोगे की चमक के साथ पार्थ वहां से गायब हो गया। अगले ही पल सीलबंद कमरा हिल गया। अचानक आध्यात्मिक हथियार के बराबर मजबूत दीवार पर एक दरार दिखाई देने लगा और चिंगारी के टुकड़े हवा में फैल गए।
ये चिंगारियां हर तरफ उड़ रही थी, जो 7वें सितारे के किसी भी विशेषज्ञ को तुरंत मार सकती थी। तभी पार्थ गुप्त कक्ष के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। इस समय पूरा भूमिगत कक्ष थोड़ा कांप रहा था और पार्थ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने उस घटना को तुरंत संरक्षित कर लिया। थोड़ी देर बाद धूल नीचे गिर गई और इसी के साथ ही लाल बालों वाला व्यक्ति और महागुरु त्रिकाल साथ साथ बाहर आते दिखाई दिए। महागुरु त्रिकाल बेहद थके हुए और कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उनका उत्साह देखने लायक था। लाल बालों वाले व्यक्ति के चेहरे पर भी खुशी का भाव था। उनका दाहिना हाथ काले रंग की चमकती धातु से बनी वस्तु से ढका हुआ था, जैसे वो एक यांत्रिक भुजा हो। काले रंग की धातु की सतह सोने से एक आदर्श कलाकृति बनी थी। उस हथियार में एक भी खामी नहीं पाई गई, यहाँ तक कि जोड़ भी पूरी तरह से दुरुस्त थे। इस तथ्य के अलावा कि ये धातु से बना था, ये किसी सामान्य भुजा के समान ही दिखता था, लेकिन ये अधिक शक्तिशाली था। हे गुप्त प्रकाश चक्र मेरी कल्पना से कहीं अधिक परिपूर्ण है। ये निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों को आसानी से काट सकता है। उत्तरी आर्यावर्त में प्राचीन पौराणिक हथियारों के अलावा शायद ही कोई हथियार इसके बराबर नहीं होगा। लाल बालों वाला व्यक्ति बहुत संतुष्ट दिख रहा था। पार्थ ने गुप्त प्रकाश चक्र के हिस्सों को बनाने में भाग लिया था, इसलिए उसका हर छोटा हिस्सा उसके दिमाग में अंकित हो गया था। गुप्त प्रकाश चक्र के 3 रूप होने चाहिए। पहला हाथ के आकार का है, जो नजदीकी मुकाबले के लिए उपयुक्त है। दूसरा इसका आक्रामक रूप है, जिसमें गुप्त प्रकाश चक्र बड़े चक्र में रूपांतरित होकर दुश्मन पर हमला कर देगा। और इसका तीसरा रूप एक ढाल होनी चाहिए। उसके सभी भागों का विश्लेषण करने के बाद पार्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचा। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि ये अचूक हथियार था और ये सामान्य हथियारों की सीमा से कहीं आगे निकल गया था। लाल बालों वाले व्यक्ति और महागुरु त्रिकाल ने कल्पना भी नहीं की होगी कि पार्थ की आध्यात्मिक आंख में नकल करने की शक्ति भी होगी। हालांकि पार्थ ने पूरे मूल चित्र को नहीं देखा था और मुख्य हथियार निर्माण में भाग भी नहीं लिया था, लेकिन उसे सभी भागों की जांच जरूर की थी। इसलिए उन हिस्सों से परिचित होने के मामले में पार्थ महागुरु त्रिकाल से भी आगे निकल गया था। ये वास्तव में स्वर्ग की विरासत से संबंधित होने के योग्य है। भले ही हम इसे बनाने में सक्षम हैं, फिर भी हम अभी तक इसका सिद्धांत नहीं समझ पाए हैं। अगर पार्थ नहीं होता तो हमें गुप्त प्रकाश चक्र को तैयार करने के लिए 10 गुना कीमत चुकानी पड़ती, महागुरु त्रिकाल ने कहा। पार्थ ने गुप्त प्रकाश चक्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि इस समय पार्थ कुछ अलग ही सोच रहा था। क्या गुप्त प्रकाश चक्र उन लोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है जिनका हाथ टूट गया है? उसे तुरंत शीर्ष आचार्य की याद आ गई। आखिरकार उसके गुरुवार ने उसे बचाने के लिए अपने हाथ को भी कुर्बान कर दिया था। ऐसे में पार्थ उनकी मदद करने का कोई भी मौका नहीं जाने देगा। अगर पार्थ को वे सारी सामग्रियां मिल जाती है तो पार्थ गुप्त प्रकाश चक्र का एक सरलीकृत प्रतिरूप बना सकता था, लेकिन वर्तमान में ये काम उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वो अभी तक पृथ्वी मंडल में नहीं पहुंचा था। पार्थ, आपने इस बार हमारी बहुत मदद की है। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? यदि आप पवित्र रक्त समुदाय में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको विशेष पद भी दे सकता हूँ, लाल बालों वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर महागुरु त्रिकाल के हाव भाव थोड़े बदल गए। पवित्र रक्त समुदाय में एक विशेष पद पाना अवध साम्राज्य के एक मध्यम श्रेणी के परिवार के मुखिया का पद पाने के बराबर होगा। बेशक लाल बालों वाले व्यक्ति ने ऐसा उतावलेपन के कारण ही किया होगा, लेकिन वो दिल से पार्थ के प्रति आभारी थे। सिंह साहब, मैं अवध साम्राज्य में किसी को खोजने के लिए आया हूँ। अभी मेरा समुदाय में शामिल होने का कोई विचार नहीं है, पार्थ ने सम्मानपूर्वक मना कर दिया। हालांकि पवित्र रक्त समुदाय काफी शक्तिशाली था, लेकिन पार्थ इसके बारे में कुछ नहीं जानता था और न ही वो अवध साम्राज्य के अंदरूनी मामलों में दखल देना चाहता था। कोई बात नहीं, इस बार आपने मेरी बहुत मदद की है।
अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप पवित्र रक्त समुदाय से मदद मांग सकते हैं। लाल बालों वाले व्यक्ति ने लाल रंग का एक अजीब सा टोकन निकाला और उसे पार्थ को दे दिया। ये स्वर्ण रक्त टोकन है। इस टोकन के साथ आप पवित्र रक्त समुदाय के क्षेत्र में जाकर कुछ भी मांग सकते हैं, लाल बालों वाले व्यक्ति ने समझाया। पार्थ ने उन्हें धन्यवाद दिया और स्वर्ण रक्त टोकन को अंदर रख दिया। हथियार बनने के बाद वो व्यक्ति तुरंत नहीं बाहर निकला और तभी महागुरु त्रिकाल ने उन्हें एक सुझाव दिया। हालांकि गुप्त प्रकाश चक्र पूरा हो गया है, हमें इसकी सुरक्षा के लिए पार्थ को इसका निरीक्षण करने देना चाहिए। आखिरकार ये हथियार बहुत जटिल था और इसकी रूपरेखा सबसे रहस्यमय और प्राचीन स्वर्ग की विरासत से संबंधित था। आपको वास्तव में इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हथियार कई भागों से बना है, जिसका प्रत्येक भाग मानव हड्डियों की तरह अगले भाग से जुड़ा हुआ है। इसमें एक भाग में गड़बड़ी होने से बाकी सभी भाग अव्यवस्थित हो जाएंगे। ये कहकर पार्थ मंद मंद मुस्कराया, लेकिन उसने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और अपनी आध्यात्मिक आंख को जागृत करके उसकी जांच करने लगा। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के माध्यम से वो गुप्त प्रकाश चक्र की संरचना की नकल कर सकता था, ताकि वो बाद में शीर्ष आचार्य के लिए दूसरे हथियार का निर्माण कर सके। गुप्त प्रकाश चक्र अविश्वसनीय रूप से भारी था, लेकिन ये लाल बालों वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था। ये ठीक है, लेकिन सुरक्षा के लिए इसे कुछ दिनों तक ठंडा होने दें और आधे महीने तक इसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल ना करें। हथियार की जांच करने के बाद पार्थ ने उसे लाल बालों वाले व्यक्ति को लौटा दिया। पार्थ के सुझाव को सुनकर महागुरु त्रिकाल और सिंह साहब ने हैरान भाव से नजरें मिलाईं, क्योंकि पार्थ ने जो कहा वही बातें हथियार के विवरण में भी लिखी थी। पार्थ ने उस विवरण को नहीं देखा था, लेकिन वो उसका अंदाजा लगा सकता था। सिंह साहब ने पार्थ की ओर देखा। आपकी नेत्र रक्त रेखा बेहद अनोखी है। अगर आप तैयार हैं तो पवित्र रक्त समुदाय के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं विनम्रता पूर्वक आपको अपना हमारे समुदाय में शामिल होने का निमंत्रण देता हूं। पार्थ सिंह साहब की ईमानदारी को महसूस कर सकता था, इसलिए उसने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और अपने गुरुवार का पत्र पहुंचाने के बाद अपना निर्णय लेने का फैसला किया। आखिर शीर्ष आचार्य ने पार्थ के लिए भी कुछ व्यवस्था सोच रखी थी। पार्थ, क्या आप किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं? आप इस बारे में सिंह साहब से क्यों नहीं पूछते? महागुरु त्रिकाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो देख सकते थे कि सिंह साहब पार्थ को बहुत महत्व दे रहे थे। ये सुनकर पार्थ की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से टूटा हुए जेड कंघा निकाला और उसे सिंह साहब को सौंप दिया। सिंह साहब ने जेड कंघे को अपने हाथ में लिया और धीरे से उसे छुआ, लेकिन ऐसा करते ही उनकी आंखों में एक रोशनी चमक गई। पार्थ को महसूस हो रहा था कि सिंह साहब को उस महिला के बारे में कुछ तो पता है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अगर सिंह साहब बताना चाहते तो वो खुद ही बता देंगे। कुछ समय बाद सिंह साहब ने पार्थ को जेड कंघे लौटा दिया और उदासीनता से कहा, जिस महिला को आप ढूंढ रहे हैं वो साम्राज्ञी मधुलिका होनी चाहिए। साम्राज्ञी मधुलिका। ये सुनकर पार्थ का दिल थोड़ा हिल गया। उसने नहीं सोचा था कि उस महिला की पहचान इतनी खास होगी। मधुलिका नाम की सभी महिलाओं में साम्राज्ञी मधुलिका की पृष्ठभूमि सबसे विशिष्ट थी। साम्राज्ञी मधुलिका। महागुरु त्रिकाल ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, शाही परिवार में साम्राज्ञी मधुलिका की स्थिति शीर्ष 3 में मानी जा सकती है। जाहिर है, यहाँ तक कि सम्राट भी उनके बात को नहीं काट सकते हैं। फिर वो महिला कैसे हो सकती है जिसकी पार्थ को तलाश है? तो क्या होगा आगे? क्या सच में वो महिला साम्राज्ञी मधुलिका ही है? तो फिर उनका शीर्ष आचार्य के साथ क्या संबंध था? क्या ये पार्थ के लिए कोई अच्छी खबर है, या फिर ये बन जाएगी पार्थ के गले की फांस? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। 277 योजना हुई पूरी। मुख्य बिंदु।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। युवान बहुत खुश था, लेकिन वो नहीं जानता था कि पार्थ ने शुरू से ही ये योजना बना ली थी और अब वो सफल भी हो गया था। सफलता। पार्थ ने लौटने से पहले छोटी बिल्ली के साथ नजरें मिलाईं। सब कुछ योजना के अनुसार था। अब आगे की कहानी। जब सच्चाई का खुलासा हुआ, पार्थ और महागुरु त्रिकाल दोनों दंग रह गए। पार्थ जिस महिला की तलाश कर रहा था, वो वास्तव में शाही परिवार की साम्राज्ञी मधुलिका थी। अवध साम्राज्य में शाही परिवार का शासन था और इस तरह से 3 संप्रदायों और 4 परिवारों को उनकी बात मानी चाहिए। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक जानकारी को याद करते ही उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अगर वो गलत नहीं था, तो शाही परिवार और पवित्र रक्त समुदाय आग और पानी की तरह थे। सम्राट केवल नाम के शासक थे, जबकि पवित्र रक्त समुदाय एक ऐसा समुदाय था जो अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करता था। साम्राज्ञी मधुलिका एक ऐसी महिला है जो हर व्यक्ति को बहकाने की कोशिश करती है और पूरे साम्राज्य को नियंत्रित करना चाहती है। साथ ही वो पवित्र रक्त समुदाय की घोर शत्रु है, सिंह साहब ने ठंडेपन से कहा। ये सुनकर पार्थ को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। पवित्र रक्त समुदाय और साम्राज्ञी मधुलिका का शाही परिवार एक दूसरे के दुश्मन थे। अगर मैं पत्र लेकर साम्राज्ञी मधुलिका के पास जाता हूँ, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि पार्थ चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। महागुरु त्रिकाल को भी इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने चुपके से सिंह साहब की ओर देखा। सिंह साहब की लाल रंग की आंखें में एक चमक दिख रही थी। फिर उन्होंने आगे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपने पवित्र रक्त समुदाय और मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैं आपको बेवजह परेशान नहीं करूंगा। उनका जवाब मिलते ही पार्थ ने एक सांस छोड़ी। उसे चिंता थी कि पवित्र रक्त समुदाय उसे तुरंत कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन सिंह साहब ने पार्थ पर दबाव नहीं डाला। लेकिन वो इस बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गया। पवित्र रक्त समुदाय और शाही परिवार कभी भी दोस्ती नहीं कर सकते। अगर उसने पवित्र रक्त समुदाय के साथ अच्छे संबंध बनाए, तो वो शाही परिवार का दुश्मन बन जाएगा, जिसमें साम्राज्ञी मधुलिका भी शामिल है। और अगर उसने वो पत्र सौंप दिया और शाही परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो इसका मतलब होगा कि वो पवित्र रक्त समुदाय का दुश्मन बन जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्थ किसे चुनता है, वो किसी एक पक्ष का दुश्मन बन जाएगा। हथियार तैयार होने के बाद पार्थ ने तुरंत वापस जाने की बात कह दी। अभी उसके सामने सबसे अहम काम था कि इस शादी से कैसे बचा जाए। पार्थ को अपनी आंखों से दूर भेजने के बाद महागुरु त्रिकाल ने पूछा, उपकुलपति, क्या आप चिंतित नहीं हैं कि शाही परिवार आपके खिलाफ पार्थ का उपयोग कर सकता है? उसकी नेत्र रक्त रेखा की शक्ति अविश्वसनीय है। आपको हर चीज को और गहराई से देखना होगा। अगर मैं उसे अभी मजबूर करता, तो वो कभी हमारा वफादार नहीं होगा। साथ ही साम्राज्ञी मधुलिका का जन्म यही हुआ था। फिर भला साम्राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति के साथ उसका कितना अच्छा रिश्ता हो सकता है। ये कहते हुए सिंह साहब की आंखें गहरी हो गई थीं। क्या आप कह रहे हैं कि पार्थ और साम्राज्ञी मधुलिका के बीच वास्तव में कोई संबंध नहीं है? महागुरु त्रिकाल को अब उनकी बात समझ में आ रही थी। हे सिंह साहब के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी जा सकती थी। हमें जल्द ही इसका जवाब मिल जाएगा। हम उस समय देखेंगे कि मैंने सही कहा था या नहीं। राजमहल लौटने के बाद पार्थ को तुरंत नगर प्रमुख द्वारा बुलाया गया। पार्थ और मधुलिका की शादी में केवल आधे महीने से थोड़ा अधिक समय ही बचा था। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस शादी की तैयारियों पर ध्यान दो, नगर प्रमुख ने पार्थ को समझाते हुए कहा। इस अवधि में पार्थ और मधुलिका की शादी की खबर पूरे कन्नौज क्षेत्र में फैल गई थी। राजमहल पहले से ही अपनी तैयारी कर रहा था और पूरा कन्नौज नगर खुशी के माहौल से भर गया था। इससे पार्थ और अधिक दबाव में आ गया। शादी का दिन जितना करीब होगा,
उसके बचने की संभावना उतनी ही कम होगी। ये सब नगर प्रमुख द्वारा चरण दर चरण नियोजित किया गया था। उन्होंने पार्थ को पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दिया। यदि कोई अन्य पुरुष मधुलिका जैसी लड़की से शादी कर रहा होता तो वो खुशी खुशी तैयार हो जाता। आखिरकार मधुलिका के पास निर्दोष सुंदरता थी और वो किसी देवी की तरह थी। उसकी प्रतिभा, पृष्ठभूमि और अन्य पहलू सभी अवध साम्राज्य की अन्य लड़कियों से कहीं अधिक थी। लेकिन पार्थ का शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो अभी केवल 16 वर्ष का था और केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। वो पुरुषों और महिलाओं के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये सब नगर प्रमुख द्वारा नियोजित किया गया था, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि छोटी बिल्ली ने मधुलिका का पर्दा हटा दिया था। लेकिन नगर प्रमुख के सामने पार्थ कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए उसने सब कुछ मान लिया। आप यदुवंशी परिवार के दामाद बनने वाले हैं, इसलिए पवित्र रक्त समुदाय के बहुत करीब न जाएं, नगर प्रमुख ने उसे चेतावनी दी। पार्थ ने जल्द ही महसूस किया कि साम्राज्ञी मधुलिका भी यदुवंशी परिवार की ही एक सदस्य हैं। चूंकि अब वो अवध साम्राज्ञी बन गई थी, इसलिए वो यदुवंशी परिवार और शाही परिवार के बीच के संबंधों जोड़ने का काम कर रही थी। यदि यदुवंशी परिवार और शाही परिवार एक साथ होंगे तो पवित्र रक्त समुदाय विपरीत दिशा में ही होगा। नगर प्रमुख को अलविदा कहने के बाद पार्थ अपने स्थान पर लौट आया और अपने आध्यात्मिक नेत्र से अपने परिवेश का सर्वेक्षण किया। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। पृथ्वी मंडल का विशेषज्ञ, क्योंकि उसकी शादी करीब आ रही थी और अब वो पवित्र रक्त समुदाय के थोड़ा करीब भी आ गया था, इसलिए नगर प्रमुख ने पार्थ को कुछ भी गलत करने से रोकने के लिए पृथ्वी मंडल का एक विशेषज्ञ भेजा था। पार्थ पर नजर रखने के लिए एक पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ का होना उसके बचने की कठिनाई नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और अपनी साधना को प्रसारित करना शुरू किया। चूंकि अब उसके रास्ते में पृथ्वी मंडल का एक विशेषज्ञ भी खड़ा था, इसलिए अपनी ताकत को रोकर रखने की कोई जरूरत नहीं थी। उसी रात उसने 7वें सितारे में प्रवेश कर लिया। इस बार उसे 7वें सितारे की नींव को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पार्थ अपनी मूल साधना में वापस लौट रहा था। साधना और नींव दोनों पहले से अधिक स्थिर हैं। पार्थ ने सिर हिलाया। हालांकि वो पहले 7वें सितारे पर था, लेकिन गठबंधन प्रतियोगिता की तुलना में आज वो कहीं ज्यादा मजबूत था। गठबंधन प्रतियोगिता के बाद पार्थ ने शेषनाग झील के गुफा में प्रवेश किया था और उसकी मानसिक ऊर्जा का स्तर अर्ध पृथ्वी मंडल के स्तर को पार कर गया था। इसके अलावा वज्र शक्ति विरासत की पहली मंजिल अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसके सभी गुण पहले से बेहतर हो गए थे। पार्थ की सफलता की खबर जल्द ही नगर प्रमुख तक भी पहुंच गई। राजकुमार पार्थ 7वें सितारे पर पहुंच गए हैं और उन्हें अपनी साधना को मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए शादी की बहुत सारी तैयारियां टाल दी गई हैं, एक नौकर ने नगर प्रमुख जानकारी देते हुए कहा। एक नए स्तर तक पहुंचना अच्छा है, उसके लिए छोटी छोटी चीजों के बारे में परेशान न हो। नगर प्रमुख के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। सबसे पहले पार्थ को अपनी नींव मजबूत करने की जरूरत थी। दूसरे, पार्थ की नया साधना स्तर मधुलिका के पति होने के योग्य था। एक बात और, उससे कहो कि शादी से पहले आंखों पर से नेत्र कवच हटा ले। नेत्र रक्त रेखा शक्ति वाली प्रतिभा मधुलिका के सर्वथा योग्य है, नगर प्रमुख ने कहा और उनके शब्दों को जल्द ही पार्थ तक पहुंचा दिया गया। अच्छा है, वैसे भी बचने के लिए ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की शक्ति की आवश्यकता होगी। इतना सोचते हुए पार्थ ने धीरे से आंखों पर से नेत्र कवच हटा लिया। त्रिकाल महल से लौटते समय उसे एक नया नेत्र कवच मिला था। ये चांदी के रंग की थी और किसी पंख की तरह पतली और असाधारण थी। इसके बाद अपनी नींव को मजबूत करने के बहाने पार्थ ने अपने भागने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि वो ज्यादा बाहर नहीं गया था, लेकिन वो हमेशा अपनी योजना पर ही काम कर रहा था।
वो छोटी बिल्ली को भी ऐसे काम करने के लिए बाहर भेज देता था जो वो खुद नहीं कर सकता था। छोटी बिल्ली का आकार छोटा था और वो छिपने में भी माहिर थी, इसलिए वो कई काम को बहुत आसानी से कर सकती थी। अब मैं राजमहल और कन्नौज नगर के पूरे परिदृश्य से परिचित हो चुका हूँ, पार्थ ने सोचा। अपनी वर्तमान साधना के साथ उसे अर्ध पृथ्वी मंडल के 2 से 3 साधकों का पीछा करने का कोई डर नहीं था। सबसे अधिक परेशानी की वजह तो अभी अभी आया पृथ्वी मंडल का नया विशेषज्ञ था। इस व्यक्ति का नाम राजकुमार युवान, एक अलग व्यक्ति था जिसके नगर प्रमुख का भतीजा होने की अफवाह थी। उसने कुछ समय के लिए संगीत तलवार महल में साधना की थी और अब वो नगर प्रमुख के दामाद की रक्षा करने के लिए आ गया था। शादी का दिन नजदीक आता गया, 5-6 दिन ही बचे थे। इस दिन पार्थ की तैयारी पूरी हो चुकी थी और वो अपनी साधना बाहर निकलने वाला था। पार्थ मधुलिका या नगर प्रमुख से मिलने नहीं गया, बल्कि उसने सबसे पहला काम यह किया कि वो पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ से मिलने के लिए उसके पास चला गया। वरिष्ठ, मैंने अभी अभी अपनी नींव को मजबूत करना समाप्त किया है, इसलिए मुझे युद्ध कला से संबंधित कई प्रश्न पूछने हैं, पार्थ ने पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ के पास जाते हुए कहा। हम पूछो, राजकुमार युवान ने सिर हिलाया। बड़े होने के कारण उन्होंने पार्थ को मना नहीं किया। पहले भी कई कनिष्ठ उनसे सहायता मांगते थे। इसके अलावा उनके सामने जो युवक था वो नगर प्रमुख का दामाद था और शायद वो कन्नौज का भावी युवराज भी बन सकता था। उसी समय राजकुमार युवान ने अपने मन में सोचा, मैं इस मौके का इस्तेमाल इस बच्चे को परखने के लिए करूंगा। पार्थ बेहद रहस्यमय था और उसकी आंखों की रक्त रेखा शक्ति के बारे में जानने के लिए तो नगर प्रमुख भी उत्सुक रहते थे। पार्थ ने पहले राजकुमार युवान से साधना की कुछ चीजों के बारे में पूछा, फिर थोड़ा अभ्यास करने का सुझाव दिया। उसका इरादा स्पष्ट रूप से इस विशेषज्ञ का परीक्षण करना था। राजकुमार युवान को संगीत तलवार महल का अर्ध शिष्य माना जा सकता था। संगीत तलवार महल अवध साम्राज्य के 3 संप्रदायों में से एक था और उसके यदुवंशी परिवार और शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। वे आमतौर पर मुकाबले के दौरान लघु सितार, तलवार और बांसुरी जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। इस समय राजकुमार युवान का हथियार एक बांसुरी थी और जब लहराती थी तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति एक भव्य आभा पैदा करती थी। पार्थ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने राजकुमार युवान के युद्ध तकनीक को ध्यान से देखा और उसका विश्लेषण किया। महान, सुंदर, सुरुचिपूर्ण, आक्रमण और बचाव दोनों ही औसत हैं, लेकिन उनकी गति और चपलता निश्चित रूप से धीमी नहीं है, पार्थ ने विश्लेषण करते हुए सोचा। वर्तमान में उन्होंने जो ताकत दिखाई वो अवध साम्राज्य में मौजूद अर्ध पृथ्वी मंडल के सामान्य योद्धाओं के बराबर थी। ईश्वर की आध्यात्मिक दृष्टि के कारण पार्थ राजकुमार युवान के साथ कुछ चालों का आदान प्रदान करने में सक्षम था। बेशक राजकुमार युवान ने अपनी असली ताकत को लगभग 30% तक दबा दिया था। लगभग 1 घंटे तक अभ्यास करने के बाद पार्थ ने राजकुमार युवान का परीक्षण पूरा कर लिया था और उसने राजकुमार युवान को धन्यवाद देने के लिए उनके उड़ने वाले पालतू जानवर को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। राजकुमार युवान पहले तो मना करना चाहते थे, लेकिन पार्थ की ईमानदारी और मदद करने की इच्छा के कारण वो सहमत हो गए। उसने पार्थ के जानवरों को वश में करने के कौशल के बारे में सुना था। 2 घंटे बाद पार्थ ने छोटी बिल्ली के साथ मिलकर राजकुमार युवान के भास्वर चातक पक्षी को पालतू बना दिया। अब वो पालतू जानवर अपने मालिक का आज्ञाकारी और शांत लग रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ योजना के अनुसार था। तो क्या होगा आगे? और पार्थ ने किस तरह की योजना बनाई है? क्या वो अपनी योजना में सफल हो पाएगा या फिर उसके अरमानों पर फिर जाएगा पानी? जानने के लिए आगे के चैप्टर्स पढ़े और साथ ही लाइक,
कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 278 अराजकता का माहौल महारविवार विशेषांक 4 चैप्टर्स अपलोड किए हैं, ध्यान से पढ़ना, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक और बोनस मिल सकता है। मुख्य बिंदु, वो अपने गुरुवार के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी, जो जीवन की कला में विशेषज्ञता रखते थे। उसके गुरुवार ने उसका नाम बदलवा दिया था, जिससे उसको एक ऐसा पति मिले जो उसकी नियति बदल सके। ये सोचते हुए उसकी आंखें थोड़ी नम होगी। हा हा हा, तुम दोनों बात कर सकते हो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर नगर प्रमुख मुस्कुराए और वहां से गायब हो गए। अब आगे की कहानी। शादी को लेकर पूरे कन्नौज नगर में खुशी का माहौल था। नगर प्रमुख की बेटी की शादी में केवल 5 दिन शेष थे और पूरे राजमहल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस समय पार्थ की न केवल योजना पूरी हो चुकी थी, बल्कि शादी की सारी तैयारियां भी समाप्त हो गई थी। अब वक्त आ चुका है। यहाँ पर जितने अधिक लोग होंगे, यहाँ से निकलना उतना ही आसान होगा। ये सोचते हुए पार्थ अपने कमरे से बाहर चला गया। छोटी बिल्ली उसके कंधे पर बैठी थी और आसपास के कुछ जानवरों के साथ अजीब से भाषा में बातचीत करते हुए आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रही थी। पार्थ राजमहल से बाहर निकल गया। राजकुमार युवान और 4 अन्य अर्ध पृथ्वी मंडल के योद्धा भी उसके पीछे हो लिए। उन्होंने कभी भी उसके 100 गज के दायरे को नहीं छोड़ा। इस समय अर्ध पृथ्वी मंडल के 4 योद्धा उस पर नजर रख रहे थे। ऐसे में पार्थ के लिए बच निकलना लगभग असंभव था। इसके अलावा पृथ्वी मंडल के राजकुमार युवान भी उसके साथ ही थे। इसके बाद पार्थ कई लोगों के साथ एक स्थान पर गया और छोटी बिल्ली की तरफ देखते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। अब उसकी योजना शुरू होने वाली थी। एक बार योजना शुरू होने के बाद राजमहल अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक इसी क्षण राजकुमारी शादी की पोशाक को चुन रही है, इसलिए नगर प्रमुख ने आपको भी बुलाया है। इतना कहकर राजमहल की सेविकाएं लाल चेहरे के साथ वापस चली गई। ये सुनते ही पार्थ का शरीर अकड़ गया और उसे जबरदस्ती अपनी योजना को रोकना पड़ा। अब ये क्या मुसीबत है। उसके कंधे पर बैठी छोटी बिल्ली कुछ असंतुष्ट लग रही थी। कोई बात नहीं, पार्थ ने अपना सिर हिलाया और सोचा, वैसे भी मुझे अपनी होने वाली पत्नी को स्पष्टीकरण तो देना ही चाहिए। राजमहल वापस आने के बाद कुछ सेविकाएं पार्थ को एक बड़े कमरे में ले गई और फिर उसके बाल संवारने लगी। पार्थ को जल्द ही एक शेरवानी पहनाई गई, जिसके बाद पास में मौजूद नौकरानियों की आंखों में चमक आ गई। पार्थ का शरीर लंबा और बलिष्ठ था और उसके नीले बाल रेशम से भी मुलायम थे। उसकी आंखें 2 चमकते सितारों की तरह थीं। विशेष रूप से उसकी दाहिनी आंख, ये एक नीलम रत्न की तरह नीली और चमकदार थी। साथ ही ये झील की तरह गहरी भी थी। इस समय पार्थ एक अजीब रहस्यमय आभा में लिपटा हुआ था और शेरवानी पहनने के बाद वो कुछ गर्मजोशी से भी भर गया था। कमरे से बाहर निकलते हुए पार्थ की पहली नजर दुल्हन का लाल जोड़ा पहने मधुलिका पर पड़ी। मधुलिका की भौहें पतली और भूरी आंखें बड़ी और बेहद खूबसूरत थीं। इस समय उसने अपना पर्दा हटा दिया था, जिससे उसका मासूम चेहरा पार्थ के सामने आ गया था और उसकी शांताभा ने उसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया था। हल्के मेकअप के कारण मधुलिका के गाल थोड़े लाल हो गए थे, जो एक युवा लड़की के आकर्षण को दिखा रहे था। बहुत अच्छा, आकर्षक पति और सुंदर पत्नी, नगर प्रमुख ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा। मधुलिका हर मामले में परिपूर्ण थी और शायद पार्थ के लिए उसकी जैसी सुंदर लड़की ढूंढने में भी बहुत कठिनाई होगी। अब पार्थ की आंखों पर से नेत्र कवच भी हट गया था, इसलिए उसकी आंखों की रक्तरेखा ने भी उसके रहस्यमय स्वरूप को और निखार दिया था। अवध साम्राज्य में रक्तरेखा शक्ति गढ़वाल क्षेत्र की तरह कोई किंवदंती नहीं थी। शाही परिवार और बाकी के 4 परिवारों में भी रक्तरेखा मौजूद थी, जिसे कुलीनता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन पार्थ की नेत्र रक्तरेखा बहुत दुर्लभ थी, इसलिए इस समय पार्थ शांत,
महान और रहस्यमय लग रहा था। उसका वर्तमान स्वरूप अनगिनत लड़कियों के सपनों के राजकुमार के समान हो गया था। उसकी आध्यात्मिक आंख में एक प्राचीन आभा मौजूद थी, इसलिए वो जिस भी तरफ अपनी नजर घुमाता था वहां मौजूद लोगों को एक अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। वहां पर बहुत ही कम लोग मौजूद थे जिनके पास रक्तरेखा शक्ति थी, लेकिन उन सभी ने महसूस किया कि उनकी रक्तरेखा शक्ति असहज हो गई और हल्की सी काम भी रही थी। इसमें मधुलिका और नगर प्रमुख भी शामिल थे। इस बच्चे की रक्तरेखा मेरी अपेक्षा से अधिक मजबूत है। ये निश्चित रूप से शाही रक्तरेखा के बराबर तो जरूर होगी। इसके अतिरिक्त ये एक अद्वितीय नेत्र रक्तरेखा है जो शायद पूरे अवध साम्राज्य में किसी और के पास नहीं होगी। नगर प्रमुख पार्थ को जितना अधिक देखते थे उन्हें अपनी योजना पर उतना ही संतोष और गर्व महसूस होता था। ये सोचकर कि उनका दामाद कितने महान वंश से संबंधित था जिसमें शाही परिवार को पार करने की संभावना थी, तो उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अवध साम्राज्य में रक्तरेखा शक्ति वाले परिवार ऐसे जीवन साथी का चुनाव करते थे जिनके पास रक्तरेखा शक्ति भी हो। वर्तमान में पार्थ के पास मौजूद नेत्र रक्तरेखा में कोई दोष नहीं था और अब ये उसके यदुवंशी परिवार की आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सकता था। साथ ही ये युवक एक दुर्लभ पशु प्रशिक्षक भी था। मधुलिका शादी का लाल जोड़ा पहने हुए थी और सबसे उत्तम पत्नी की तरह लग रही थी, लेकिन अपने इस भावी पति का निरीक्षण करते समय अचानक उसकी आकर्षक नजरें नीचे झुकीं। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि अब ये युवक हर पहलू में उसके आदर्श पति के मानकों तक पहुंच गया था। मुख्य बिंदु ये था कि इस जीवन साथी को उसकी नियति द्वारा चुना गया था। उसके गुरुवार ने उसे बताया था कि उसकी नियति द्वारा चुना गया पति कितना भी बदसूरत और बेकार ही क्यों ना हो, उसे उन्हें स्वीकार करना होगा। लेकिन सौभाग्य से ये व्यक्ति बहुत रहस्यमय था और उसके पास एक सुंदर रक्तरेखा भी थी। बेशक अगर वो उसका थोड़ा और ध्यान रख रहा होता तो वो एकदम सही होता। मैं मधु से अकेले में बात करना चाहता हूँ। पार्थ की असामान्य कोमल आवाज सुनाई दी, जिससे मधुलिका का दिल, जो अभी दिवास्वप्न में था, अचानक जाग गया। वो अपने गुरुवार के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी, जो जीवन की कला में विशेषज्ञता रखते थे। उसके गुरुवार ने उसका नाम बदलवा दिया था, जिससे उसको एक ऐसा पति मिले जो उसकी नियति बदल सके। इतना कहकर नगर प्रमुख मुस्कुराए और वहां से गायब हो गए। पार्थ चाहता था कि नगर प्रमुख चले जाएं क्योंकि ये उसकी योजना के लिए अधिक फायदेमंद था, लेकिन इस समय मधुलिका की आकर्षक सुंदरता और मासूम आंखों को देखकर पहली बार उसका भागने का इरादा डगमगा गया था। फिर भी पार्थ के संकल्प ने उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अभी तक अपने गुरुवार का आदेश पूरा नहीं किया था। अपने दिल की गहराइयों में पार्थ की एक और इच्छा उभर रही थी, जिसमें 13 कबीलों की स्थिति को बदलना और आर्यावर्त के शिखर पर पहुंचना भी शामिल था। पार्थ और मधुलिका बगल के कमरे में चले गए, जहां उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। पार्थ के आज के बर्ताव के देखकर मधुलिका ने अपने गुरुवार के प्रति संतुष्ट और आभारी महसूस किया, जिनका निधन हो गया था। पार्थ, मेरे पास आपको बताने के लिए एक रहस्य है। मधुलिका रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। ओह, पार्थ ने उसकी ओर देखा तो मधुलिका ने एक पुराना घिसा हुआ कांस्य सिक्का निकाला। ये मेरे गुरुवार ने दिया था और उन्होंने मुझे इसे अपने भावी पति को देने के लिए कहा था। पार्थ ने उस सिक्के को ध्यान से देखा। मियाओ मियाओ। लेकिन तभी छोटी बिल्ली प्रकट हुई और उस सिक्के को लालच से देखने लगी। मेरा नाम मूल रूप से मधुरिमा था, लेकिन मेरे भाग्य को बदलने के लिए गुरुदेव ने मेरा नाम मधुलिका में बदल दिया और मुझसे कहा कि जब मैं अपने पति को पालूं तो मुझे अपना नाम वापस मूल नाम में बदल देना चाहिए। मधुलिका ने मधुरता से कहा। मधुलिका, मधुरिमा। पार्थ ने जब इन दो शब्दों को सुना तो वो सोच में पड़ गया।
वो मूल रूप से मधुलिका को खोजना चाहता था, लेकिन मधुलिका के गुरुवार ने उसे अपना भाग्य बदलने के लिए, अपना नाम बदलने के लिए कह दिया। लानत है, पार्थ का गुस्से से फटने का मन कर रहा था, लेकिन अचानक ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से उसे एक अलग एहसास हुआ। मधुलिका के गुरुवार ने अपनी शिष्य को उसका नाम बदलने के लिए कहा था, इसी वजह से उन दोनों की मुलाकात हुई थी और अब वो उसकी पत्नी बनने वाली थी। ये कितना अजीब संयोग था। ये छोटी बिल्ली के मन के विचार थे, इसलिए पार्थ उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। छोटी बिल्ली ने पार्थ की ओर देखकर अजीब तरह से अपने पंजे लहराए। क्या वे मेरे आने का पहले ही अनुमान लगा चुके थे? पार्थ तक ठंडी आह भरे बिना नहीं रह सका। छोटी बिल्ली ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने पंजे फिर से लहराए, लेकिन शायद वो कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रही थी जिसे शब्दों और इशारों से व्यक्त करना बहुत जटिल, इसलिए पार्थ उसकी बात पूरी तरह से नहीं समझ पाया। लेकिन तभी छोटी बिल्ली एक इच्छा व्यक्त की। वो पार्थ से उस सिक्के को मांगना चाहती थी। इससे पिछले कुछ दिनों में हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। क्या कुछ गलत? मधुलिका ने देखा कि पार्थ का चेहरा थोड़ा असामान्य लग रहा था। कुछ नहीं, पार्थ ने चुपचाप सिक्का ले लिया और मधुलिका को अपने सीने से लगा लिया। उसे सबसे पहले जो करने की जरूरत थी वो था मधुलिका को शांत करना। पार्थ की इस हरकत से मधुलिका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। ढिंक चिका पार्थ को सिक्का लेते देख छोटी चोर बिल्ली उत्साह से नाचने लगी। छोटी बिल्ली की हरकत देखकर मधुलिका ने कुछ शर्मिंदगी महसूस की और उसने धीरे से पार्थ को दूर धकेल दिया। छोटी बिल्ली को देखकर उसे एहसास हो रहा था कि वो लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक थी। ऐसे में वो बाहरी व्यक्ति के सामने अपने पति के साथ अंतरंग व्यवहार कैसे कर सकती थी? मधु, मैंने अभी तक अवध साम्राज्य में अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं अतीत में या भविष्य में आपको होने वाली असुविधाओं के लिए क्षमा चाहता हूँ, पार्थ ने जाने से पहले गहराई से कहा। मधुलिका ने सोचा कि शायद पार्थ अपने पहले के रूखे व्यवहार के लिए माफी मांग रहा है, इसलिए उन्होंने इसे अलग तरीके से नहीं सोचा। मधु को अलविदा कहने के बाद पार्थ ने अपनी शेरवानी उतार दी और अपने कमरे से बाहर चला गया। जल्द ही वो राजमहल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। इस समय वो जगह लोगों से भरी हुई थी। अब शुरू करते हैं, पार्थ ने छोटी बिल्ली को एक संकेत दिया। उसी समय पार्थ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की गहराई में नीला प्रकाश तेजी से घूमने लगा और इसी के साथ मानसिक ऊर्जा का एक हल्का झोंका हवा में विलीन हो गया। मियाओ मियाओ। उसी समय छोटी बिल्ली ने भी अपने पंजे लहराए और क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे, इसलिए राजकुमार युवान और बाकी चारों योद्धाओं को कुछ भी गलत नजर नहीं आया। ठीक इसी क्षण राजमहल से एक के बाद एक चीख और दहाड़ के बाद गर्जना सुनाई देने लगी। राजमहल के सभी पालतू जानवरों ने अपना नियंत्रण खो दिया था। ये विशेष रूप से राजमहल के आध्यात्मिक जानवरों को रखने वाले बगीचे के लिए था। शक्तिशाली उड़ने वाले जानवरों ने मिलकर वहां के फाटकों को तोड़ दिया। इस समय वहां पर आग की लपटें, तेज हवाएं और बिजली दिखाई दे रही थी, जिससे आसपास के घर उखड़ गए और धुंध ने सब कुछ ढक लिया। इन उड़ने वाले जानवरों की ताकत बहुत भयानक थी और आमतौर पर सभी बहुत आज्ञाकारी थे, लेकिन इस समय उनमें से अधिकांश ने अपना मानसिक नियंत्रण खो दिया था। इतने कम समय में कई उड़ने वाले जानवर राजमहल की सीमा से बाहर निकल गए थे और पूरे कन्नौज नगर में अराजकता ला दी थी। राजमहल में कम साधना वाले सभी नौकर चकित रह गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। राजमहल कन्नौज नगर के केंद्र में था और हमेशा शांत रहता था, लेकिन अचानक हुई इस अफरा-तफरी ने कई लोगों के होश उड़ा दिए। इन जानवरों से होने वाली क्षति बहुत बड़ी थी और अगर वे सभी राजमहल से बाहर निकल गए तो ये कल्पना करना कठिन था कि वहां किस तरह की अराजकता फैल जाएगी।
इन कमीनों को नियंत्रित करने के लिए जल्दी से सभी जानवरों को इकट्ठा करो। राजमहल के शक्तिशाली लोगों ने जल्द ही एक आदेश जारी किया। इस स्थिति में केवल जानवरों को मारने या वश में करने का ही विकल्प बाकी था। उनको मारने से नुकसान बहुत बड़ा होगा, और हालांकि पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ उन्हें जबरदस्ती वश में कर सकते थे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जोखिम था। मुझे अनुमति दें, पार्थ चिल्लाया और आत्मविश्वास से एक उड़ने वाले जानवर का पीछा किया जो राजमहल से बाहर की तरफ उड़ रहा था। आसपास की भीड़ जानती थी कि वो एक पशु प्रशिक्षक है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसके लिए रास्ता खोल दिया। तो क्या होगा आगे? पार्थ इस अराजकता के माहौल में कन्वर्ज से बाहर निकल जाएगा, या फिर उसे किसी बड़ी चुनौती करना पड़ेगा? और आखिर पार्थ का मधुलिका की नियति से क्या रिश्ता है, और क्या है उसका रहस्य? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें, और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 279-20 साल से ही बची हैं। पशु प्रशिक्षक के रूप में पार्थ की पहचान वर्तमान स्थिति के लिए एकदम सही थी, और उसे यहाँ देखकर लोगों को बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। आप लोग राजकुमार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस समय राजकुमार युवान को ही बाकी स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। चाहे कुछ भी हो, वो अब यदुवंशी परिवार का ही हिस्सा था, इसलिए उन्हें उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसके अलावा इस समय केवल वो ही यहाँ मौजूद थे जो पृथ्वी मंडल में पहुंच चुके थे। राजकुमार युवान को कुछ पागल जानवरों को पकड़ने के लिए भेजा गया था, जबकि 4 काली पोशाक वाले व्यक्ति पार्थ के पीछे गए थे। योजना मेरी कल्पना से कहीं अधिक सफल हो रही है। राजमहल के भीतर की अराजकता को देखते हुए पार्थ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। इस स्थिति के कारण उसके बचने की संभावना काफी बढ़ गई थी। जानवरों का आक्रोश उसके और छोटी बिल्ली के कारण ही जगा था। पार्थ और छोटी बिल्ली ने उनसे कई बार बातचीत की थी, और चालाकी के साथ साथ अन्य युक्तियों का उपयोग करते हुए उन दोनों ने उन्हें अपने मालिकों को धोखा देने के लिए मना लिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका छोटी बिल्ली ने निभाई थी। कमीने, रुक जाओ! पार्थ हवा में उछला और एक विशाल काले बाज का पीछा किया। उस बाज के पंखों का फैलाव दर्जनों गज लंबा था, और जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाता था तो उसके पंखों से एक लाल रंग की धारा निकलती थी जो धातु को भी पिघला सकती थी। ऐसी खतरनाक स्थिति में अर्ध पृथ्वी मंडल के योद्धाओं के लिए भी उसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। बाज के आने से वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई। पार्थ इसका पीछा कर रहा था, और अपने जानवरों को काबू करने के कौशल का उपयोग करते हुए उसने विशाल काले बाज को संघर्ष करने के लिए राजी कर लिया। ऐसा करने से चारों योद्धाओं का संदेह कम हो जाएगा। पार्थ जानबूझकर बाज को नगर की बाहरी दीवार की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहा था। सब लोग एक तरफ हो जाए, मैं इस कमीने को वश में करने जा रहा हूँ, पार्थ ने आदेश देते हुए कहा। कन्वर्ज नगर में लगभग आधा साल रहने के बाद सभी को पार्थ की पहचान ज्ञात हो चुकी थी, इसलिए सभी सैनिक उसके रास्ते से हट गए। उसी पल विशाल काला बाज कुछ हद तक नियंत्रित लगने लगा। शांत शांत, पार्थ धीरे धीरे उसके करीब आ गया। वास्तव में विशाल काले बाज की हरकतें पार्थ के नियंत्रण में थीं। अब जब पार्थ का मानसिक ऊर्जा स्तर अधिकांश अर्ध पृथ्वी मंडल के योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत हो गया था, तो उसके लिए 7वें सितारे के जानवर को नियंत्रित करना बेहद आसान था। राजकुमार के जानवरों को वश में करने का कौशल वास्तव में अतुलनीय है। नगर की दीवार पर खड़ी 4 काली आकृतियों ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। वो पागल चिड़िया कुछ ही पलों में बेहद आज्ञाकारी हो गई थी, लेकिन पार्थ जैसे ही उस बाज के करीब आया, विशाल काले बाज ने अचानक एक भयंकर प्रकाश प्रकट किया और चीखते हुए उड़ गई। राजकुमार ये देखकर चारों काली आकृतियों के भाव बदल गए। कमीने कहीं के, पार्थ ने चिल्लाते हुए कहा, और नीले अबाबिल को बुलाया और काले बाज का पीछा करने लगा। नीले अबाबिल की गति के साथ
पार्थ जल्द ही उस बाज के करीब पहुंच गया और आगे की ओर उड़ना शुरू कर दिया। रुको! चारों काली आकृतियां अभी एक दूसरे से बात ही कर रही थीं कि तभी उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पार्थ का कौशल समान साधना वाले जानवर को वश में करने के लिए पर्याप्त था। राजकुमार, अब उसका पीछा मत करो राजकुमार, नगर प्रमुख ने कहा है कि आप कन्नौज नगर को नहीं छोड़ सकते। चारों काली आकृतियां चिल्लाई, लेकिन पार्थ ने उनके चिल्लाने का कोई जवाब नहीं दिया और आगे उड़ना जारी रखा, यहाँ तक कि उसने काले बाज पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी विशाल काला बाज मुड़ा और चार काली आकृतियों की ओर बढ़ गया। उसे भागने मत दो, इतना कहते ही चारों आकृतियों ने अपनी अर्ध पृथ्वी मंडल की आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित कर लिया। चारों आकृतियां पार्थ की ओर उड़ गई और जब पार्थ ने मुड़कर देखा तो पाया कि उन चारों के पास काले पंखों की एक जोड़ी थी जो उनकी पीठ से जुड़ी हुई थी और जिसकी सहायता से किसी योद्धा को उड़ने और छिपने में काफी मदद मिलती थी। ये पार्थ के अदृश्य चोगे के समान था। काले पंखों की मदद से चारों की गति तुरंत बढ़ गई और अब वे नीले अबाबिल का पीछा कर सकते थे। पार्थ ने काले बाज को नियंत्रित करके उन चारों पर हमला कर दिया था, लेकिन उन चारों के करीब पहुंचते ही वो तुरंत जमीन पर गिर गया, तुरंत मारा गया। अगर पार्थ ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का प्रयोग नहीं किया होता तो वो ये भी नहीं देख पाता कि उस काली आकृति ने क्या किया था। इतना मजबूत उनकी अर्ध पृथ्वी मंडल की आध्यात्मिक शक्ति शायद 50% तक परिवर्तित हो चुकी है और वे सभी गति और मार्गन कला में विशेषज्ञ हैं। पार्थ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ताकत के मामले में भी ये चारों बेहद शक्तिशाली थे। सामान्य परिस्थितियों में शायद पार्थ उनमें से दो का सामना कर सकता था, लेकिन इस समय चारों एक साथ उसका पीछा कर रहे थे। सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि उन चारों ने अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला किया था। समस्याएं यही नहीं रुकी। पार्थ का समय ज्यादा समय भी नहीं था। अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकता है तो बड़ी मात्रा में विशेषज्ञ आ जाएंगे और फिर पार्थ चाहकर भी नहीं बच पाएगा। जल्द ही चारों काली आकृतियों ने पार्थ को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने पार्थ को घायल करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल कूटनीति का ही उपयोग कर सकते थे। इस समय अगर पार्थ की जगह कोई और होता तो वो पहले ही मर चुका होता। राजकुमार, आपको वापस चलना चाहिए, ये नगर प्रमुख का आदेश है, उन चारों के नेता ने कहा। पार्थ ने नीले अबाबिल को आध्यात्मिक पशु थैले में डाल दिया और जमीन पर उतर गया। इस समय चारों काली आकृतियां पार्थ के उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम दिशाओं में खड़े थे, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। अचानक पार्थ का अदृश्य चोगा फड़फड़ाया और वो गायब हो गया। अदृश्यता चारों के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वे घबराए नहीं और अपनी चेतना को प्रसारित करने लगे। उनमें से एक ने हवा में मौजूद गंध को सूंघने के लिए एक प्यारे काले कुत्ते को भी बाहर निकाल लिया। वे सभी छल कपट में माहिर थे, इसलिए वे जानते थे कि समस्या को कैसे हल किया जाए। लेकिन चाहे उन्होंने किसी भी तकनीक या कौशल का इस्तेमाल किया हो, वे पार्थ की स्थिति का पता नहीं लगा सके। वो निश्चित रूप से अब भी यहीं मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ छिपा है, जैसे ही वो हिलेगा तो हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, चारों के नेता ने आत्मविश्वास से कहा। तभी अचानक बिजली चमकी और एक धुंधली आकृति उन चारों में से एक की तरफ बढ़ गई। उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई और बिजली से बनी एक बड़ी हथेली उसके कंधे की ओर बढ़ गई। इस बारे सोचना भी मत, समूह का नेता पीछे नहीं हटा, बल्कि अपने पंखों से एक काले रंग की रोशनी निकली जो पार्थ के साथ टकरा गई। बूम! इस टकराव के बाद काले रंग की पोशाक वाली आकृति थोड़ी सी कांपी, जबकि उसके हाथ पर एक निशान रह गया था। पार्थ थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि इस हमले से वो उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को केवल हल्की चोट ही लगी थी।
इसकी वजह ये भी थी कि चारों युद्ध कला में बहुत अनुभवी थे। राजकुमार, जिद मत करो, इतना कहकर बाकी योद्धाओं ने भी पार्थ पर हमला कर दिया। खंजर, छड़ी, चाकू और बांसुरी, उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया था। वास्तव में वे इन हथियारों में माहिर थे और जब एक साथ लड़ते थे तो उनकी शक्ति अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच जाती थी। बांसुरी से कर्कश मानसिक ऊर्जा की ध्वनि तरंगे और भ्रम पैदा होती थी। खंजर का इस्तेमाल नजदीकी मुकाबले के लिए किया जाता था, जबकि चाकू का इस्तेमाल लंबी दूरी तक हमला के लिए किया जाता था। राजकुमार, आपको हार मान लेनी चाहिए। हमने एक बार एक महायोद्धा को भी रोक लिया था, चाकू का इस्तेमाल करने वाली आकृति ने आत्मविश्वास से कहा। हे, सच में? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पार्थ हल्के से हंसा और मानसिक ऊर्जा की एक लहर प्रवाहित कर दी, जिससे उन चारों का खून कांपने लगा और सबसे नजदीक मौजूद व्यक्ति के मुंह से खून निकलने लगा। उसी समय पार्थ ने अदृश्य चोगे का इस्तेमाल किया और एक अजीब लकीर में बदल गया, जिसके किनारों पर बिजली चमक रही थी। लेकिन ये चारों आकृतियां पार्थ की सोच से भी ज्यादा कष्टकारी थीं। अचानक उनमें से एक व्यक्ति पार्थ की ओर बढ़ गया। गति के मामले में वो व्यक्ति निश्चित रूप से सबसे तेज था। उसी समय दूसरे ने चाकू से पार्थ पर हमला कर दिया, जबकि बांसुरी वाले व्यक्ति ने पार्थ के कान की ओर एक कर्कश मानसिक ऊर्जा की लहर भेजी। अचानक पार्थ को अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई। ये चारों अब भी उस पर नरमी बरत रहे थे, वरना वो पहले से ही हताश स्थिति में पहुंच चुका होता। चौथे भाई, तुम वापस जाओ और राजमहल में सूचना दो कि राजकुमार भागने की कोशिश कर रहे हैं, चाकू का इस्तेमाल करने वाले नेता ने आदेश दिया। उसकी बात खत्म होते ही बांसुरी वाली आकृति तुरंत कन्नौज नगर की दिशा की ओर बढ़ गई। ये देखकर पार्थ का दिल थोड़ा कांप उठा। ये चारों बहुत अनुभवी थे और बता सकते थे कि मानसिक ऊर्जा के हमलों से पार्थ ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को वापस भेज दिया। अब पार्थ को भागने से रोकने के लिए शेष तीन को एक साथ काम करने की जरूरत थी। साथ ही पार्थ को भी केवल 3 दिशाओं से बचना था, क्योंकि आखिरी वाला कन्नौज नगर में लौट गया था। स्थिति थोड़ी परेशानी भरी है। पार्थ एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसे आखिरकार एहसास हो गया था कि अगर उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो वो वास्तव में पकड़ लिया जाएगा। शेष तीनों आकृतियों ने एक त्रिभुज बनाया और जीतने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य केवल पार्थ को रोकना था। अब मेरे पास केवल 20 सांसें बाकी हैं। पार्थ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक अंक से समय की गणना की। 10 सांसों में बांसुरी वादक मदद के लिए कन्नौज पहुंच जाएगा और बाकी 10 सांसों में पास के विशेषज्ञ यहां तक पहुंच जाएंगे। 20 सांसों के बाद राजकुमार युवान, जो पृथ्वी मंडल में था, को पता चल जाएगा कि कुछ गलत हो रहा है और वो कई और विशेषज्ञों के साथ यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ही देर में नगर प्रमुख को भी पार्थ के भागने की खबर मिल जाएगी। इस तरह अगर पार्थ थोड़ी देर और यहाँ रुका तो पूरा कन्नौज उसका पीछा करने लगेगा। इसका मतलब था कि अगली 20 सांसें ही पार्थ के भाग्य का फैसला करेंगी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ भागने में नाकाम हो जाएगा? और फिर नगर प्रमुख उसके साथ किस तरह का सलूक करेंगे? और मधुलिका पर पार्थ की इस हरकत का क्या असर होगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 280 विद्युत चक्र। पार्थ की आध्यात्मिक आंख ने स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण कर लिया, लेकिन तीनों काली आकृतियां भी ये बात जानती थीं, इसलिए उनका एकमात्र उद्देश्य पार्थ को रोकर रखना था। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को 20 सांसों में हरा दूंगा। इतना कहते ही पार्थ के नीले बाल हवा में लहराने लगे और उसने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की पूरी शक्ति जागृत कर ली। इसी के साथ पार्थ के शरीर में हल्का नीला रक्त फैलने लगा और उसकी त्वचा पर एक कांच जैसा टैटू बन गया।
जिससे रहस्यमय और प्राचीन आभा निकल रही थी। रक्त रेखा शक्ति के प्रसार के बाद पार्थ की भौहें भी नीली हो गईं और उसकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई। जी, पार्थ ने धीरे से कहा, और उन तीनों की ओर एक मानसिक ऊर्जा तरंग भेजी। प्राचीन रक्त रेखा अचानक तिकड़ी के भावों में भारी बदलाव आ गया और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अधिकतम स्तर तक प्रसारित करके अपने मुंह, नाक और कान को बंद कर लिया। लेकिन इसके बाद भी उनके कानों से खून रिसने लगा। हम खुद को और रोक सकते, अब उसे रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना होगा। चाकू चलाने वाली काली आकृति ने अपने हाथों को लहराया और एक साथ दर्जनों चाकू फेंके, जिन्होंने पार्थ के भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। उसी समय पर पंखों वाले और खंजर चलाने वाले दोनों व्यक्तियों के हमले भी और तेज हो गए। इस तरह से तीनों की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। पिछले अनुभव के अनुसार कोई भी महायोद्धा इन तीनों के संयुक्त हमलों का ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन उनके सामने मौजूद युवक के पास रक्त रेखा और बिजली की शक्ति थी, जो अर्ध पृथ्वी मंडल के 3 योद्धाओं से एक साथ मुकाबला कर सकता था। तीनों जितना अधिक लड़ रहे थे, वे उतने ही अचंभित होते जा रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस तकनीक का इस्तेमाल किया, वो सब पार्थ द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। अपनी रक्त रेखा शक्ति के साथ पार्थ उनमें से किसी को भी कुचल सकता था। अगर उन तीनों का समन्वय एकदम सही नहीं होता, तो उनके लिए पार्थ को 10 सांसों तक रोक पाना भी मुश्किल होता। पार्थ की गति बिजली की तरह तेज थी और उसकी आध्यात्मिक आंख ने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था और एक के बाद एक हमले करते हुए उन पर हावी हो गया। लगभग 10 सांस बाद तीनों आकृतियों के शरीर पर जले और खून के निशान देखे जा सकते थे। बहुत अजीब है, हमारी कोई भी चाल उसकी आंखों से बच नहीं सकती। राजकुमार के पास नेत्र रक्त रेखा है, हम तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने खुद को इतनी गहराई से छुपाया था, शायद नगर प्रमुख भी उसकी वास्तविक ताकत नहीं जानते। इस समय तीनों के चेहरे हैरानी से भरे हुए थे। एक एक पल बीतने के साथ पार्थ का दबाव बढ़ता जा रहा था। पार्थ ने वज्र शक्ति विरासत की पहली मंजिल को पूरी तरह से समझ लिया था और उसकी बिजली के उपयोग की क्षमता पवन विद्युत हथेली की सीमा को पार कर गई थी। अब पार्थ की हर हरकत, आक्रमण, बचाव, गति और कौशल में बिजली के अंश शामिल हो गए थे। क्या तुम लोग अब भी नहीं जाओगे? पार्थ ने एक बार पीले भाव के साथ उन तीनों से पूछा। वो अभी उन्हें केवल घायल कर रहा था, क्योंकि वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। हालांकि वो यहाँ से बचना चाहता था, लेकिन उसने कनौज नगर प्रमुख और मधुलिका को अपना दुश्मन मानना था। आखिरकार नगर प्रमुख ने चाहे जो भी योजना बनाई हो, लेकिन उनका पार्थ को नुकसान पहुंचाने का कोई गलत इरादा नहीं था। इसके अलावा इन लोगों ने भी केवल उसे रोकने की कोशिश की और उसे मारने की नहीं। इसका मतलब ये था कि दोनों ही पक्ष दूसरे पक्ष के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। राजकुमार, हम आपका सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि पूरा गुप्त स्कंद छाया समूह आपका मुकाबला नहीं कर पाया, चाकूबाज ने सम्मानपूर्वक कहा। इस समय उन्होंने दिल से पार्थ की युद्ध शक्ति की प्रशंसा की थी। गुप्त स्कंद छाया समूह एक ऐसा समूह था जो हत्याओं के साथ साथ छिपने और मार्गन कला में माहिर था। 10 सांसों के एक छोटे से अंतराल में उन्होंने अनगिनत कौशलों का इस्तेमाल किया था और इस दौरान अर्ध वाले पृथ्वी मंडल के सामान्य साधक कई बार मर गए होते। लेकिन पार्थ की आंखें सर्वशक्तिमान लग रही थी और उसने उन तीनों को हराने के लिए बिजली जैसे घातक साधन का इस्तेमाल किया था। यदि पार्थ वास्तव में चाहता, तो वो कम से कम एक सदस्य को मार सकता था। राजकुमार, हम जानते हैं कि आप काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम आपको रोकें, फिर चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। खंजर चलाने वाले व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में संकल्प का भाव भरा हुआ था। राजकुमार, आप हमें इतना मजबूर क्यों कर रहे हैं?
राजकुमारी अनुपम सुंदरी है, साथ ही वो बेहद प्रतिभाशाली भी है। फिर क्यों चाकूबाज ने आखिरकार पार्थ को समझाने की कोशिश की। अगर कठोर उपाय काम नहीं करते तो वे केवल नरम उपाय भी आजमा सकते थे। दूसरी ओर गुप्त स्कंद छाया समूह के बांसुरी वादक ने नगर की दीवार की ओर उड़ान भरी थी। नगर की दीवार पर बैंगनी कवच पहने एक युवक ने सामने दृश्य की ओर देखा और उत्सुकता से कहा, क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि पार्थ और बाकी चारों लोग लड़ रहे हैं। बैंगनी कवच पहने युवक वो व्यक्ति था जो पार्थ और श्रीदेव काका से शुरुआत में मिला था, राजकुमार युवान प्रथम। उसने ही पार्थ को राजकुमारी की शादी की प्रतियोगिता के बारे में बताया था। पार्थ के नगर प्रमुख के दामाद बनने के बाद राजकुमार युवान प्रथम ईर्ष्या और जलन के कारण केवल आहें भर सकता था। चारों लोग पार्थ पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या वो नगर प्रमुख का दामाद नहीं है? चारों लोग पार्थ पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या वो नगर प्रमुख का दामाद नहीं है? राजकुमार युवान प्रथम ने सोचा, लेकिन उसने कितना भी सोचा हो, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की होगी कि पार्थ शादी से भाग रहा था। आखिरकार मधुलिका जैसी लड़की से शादी करना अनगिनत पुरुषों का सपना था। नगर के दामाद भागना चाहते हैं। तुम सब मदद के लिए जाओ, बांसुरी वादक ने एक टोकन दिखाते हुए कहा। क्या पार्थ शादी से बचना चाहता है? राजकुमार युवान प्रथम का मुंह हैरानी से खुल गया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे नगर प्रमुख को सूचना देने जाना है। इतना कहते ही वो कन्नौज नगर के अंदर चला गया। जल्दी शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा करो और नगर प्रमुख के दामाद को पकड़ लो, राजकुमार युवान प्रथम ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। इस समय उसकी भावनाएं अत्यंत जटिल थीं। वो वही व्यक्ति था जिसने पार्थ का कन्नौज में स्वागत किया था और उसे प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उकसाया था। अब वो ही पार्थ को पकड़ने वाला था। जब तक राजकुमार युवान प्रथम ने योद्धाओं को इकट्ठा किया तब तक 10 सांसें बीत चुकी थीं। 10 सांसें, 9 सांसें, 8 सांसें। वे लोग यहाँ आते ही होंगे। तीनों काली आकृतियां पार्थ को अभी तक रोके हुए थी। ऐसा लगता है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। पार्थ ने हल्के से आप भरी और अचानक तीनों के बीच आ गया। अचानक पार्थ के चारों ओर बिजली का एक नीला अवरोध दिखाई दिया, जैसे कि वो मकड़ी के जाले हों। उसके निकट आने वाला कोई भी हमला बिजली से नष्ट हो जाएगा। यही वो कारण था जिसकी वजह से पार्थ ने आत्मविश्वास के साथ आधे अधूरे पृथ्वी मंडल में तीनों का सामना किया था। अचानक पार्थ की आध्यात्मिक आंख सिकुड़ गई और उसने अचानक अपनी बाहें खोल दी। तुरंत ही बिजली की अराजक तरंगें दिखाई देने लगी। ये अच्छा नहीं है, वो किसी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग कर रहा है। तीनों ने महसूस किया कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और ऐसा लग रहा था कि हवा में एक सुन्न करने वाली सनसनी मौजूद हो जो उनके शरीर में फैल गई है। विद्युत चक्र पार्थ ने अपनी भुजाओं को धनुष के रूप में दोनों तरफ फैला दिया, जिसके बाद बिजली की गोलाकार तरंगें प्रकट हुई और हर दिशा में फैल गईं। बिजली से बने चक्र पूरे 20 गज के दायरे में फैल गए और पार्थ के पैरों के पास की जमीन जलकर काली हो गई। उसे घेर कर खड़ी तीनों आकृतियां तुरंत कांपने लगीं, जैसे उन्हें दौरा पड़ गया हो। पहली सांस, तीनों लगातार कांप रहे थे। दूसरी सांस, सबसे नजदीक वाली आकृति काले पैरों के साथ जमीन पर गिर गई। तीसरी सांस, चौथी सांस, अन्य 2 आकृतियां भी अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ी। विद्युत चक्र एक विस्तृत हमला था जो एक साथ कई दुश्मनों को सुन्न कर सकता था। काले वस्त्र पहने तीनों आकृतियां अचेत होकर जमीन पर लेट गईं। अगर उन्होंने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी अर्ध पृथ्वी मंडल की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया होता तो वे मानव आकार के कोयले में बदल गए होते। पार्थ ने एक लंबी सांस ली और अपने दोनों हाथों को नीचे कर लिया। ऐसा करते ही उसके चारों ओर मौजूद विद्युत चक्र फीका पड़ गया था। इतनी देर तक विद्युत चक्र का उपयोग करने से
पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति का 1/4 हिस्सा खर्च हो गया था। इससे ये समझा जा सकता था कि इस हमले का उपयोग करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी। इतनी देर तक विद्युत चक्र का उपयोग करने से पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति का 1/4 हिस्सा खर्च हो गया था। इससे ये समझा जा सकता था कि इस हमले का उपयोग करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी। राजकुमार अब तीनों आकृतियां ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं। इस समय अर्ध पृथ्वी मंडल के तीनों विशेषज्ञ जमीन पर लेटे थे, जिससे पार्थ को कोई खतरा नहीं था। पार्थ ने उदासीनता से अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए एक कीमती आध्यात्मिक औषधि निकाली। उसी समय उसने वहां से जाने के लिए अब्बाबिल को भी बुला लिया। पार्थ, तुम भाग नहीं सकते। राजकुमार युवान प्रथम ने अर्ध पृथ्वी मंडल के 2 अन्य सैनिकों के साथ सामने खड़ा हो गया, जबकि उन लोगों के पीछे 100 से अधिक सामान्य सैनिक मौजूद थे। जमीन पर पड़ी तीनों आकृतियों को देखकर राजकुमार युवान प्रथम भी दंग रह गया। उसने पार्थ के विद्युत चक्र को देखा था कि कैसे उन तीनों ने तुरंत अपनी ताकत खो दी थी। राजकुमार युवान, तुमने बहुत देर कर दी। पार्थ मुस्कुराया और नीले अबाबिल पर खड़ा हो गया। भले ही वो उन लोगों से घिरा हो, लेकिन उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वे सभी गुप्त स्कंद छाया समूह जितने शक्तिशाली नहीं थे। पार्थ में इस समूह को आसानी से हारने का आत्मविश्वास था। पार्थ, यदि तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे अकेले लड़कर दिखाओ। अचानक युद्ध के इरादे में वृद्धि के कारण राजकुमार युवान प्रथम दहाड़ने लगा। पार्थ की ताकत देखकर उसकी प्रतिस्पर्धा की भावना प्रज्वलित हो गई थी। पार्थ के भागने से नगर प्रमुख और यदुवंशी परिवार निश्चित रूप से नाराज होंगे। ऐसे में अगर वो उसे पकड़कर पीटता है तो शायद मधुलिका की शादी उसके साथ कर दी जाए। हे, तुम अकेले लड़ोगे? पार्थ नीले अब्बाबिल पर खड़ा था और उसने राजकुमार युवान प्रथम के साथ साथ पूरे समूह की ओर उपहास के साथ नजर डाली। क्या तुम्हें हिम्मत है? सब लोग 20 गज पीछे हट जाएं। राजकुमार युवान प्रथम ने पार्थ को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और पीछे मौजूद लोगों को रोकने के लिए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पार्थ लड़ना चाहता था या नहीं। अभी उसे बस इतना करना था कि एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए जिससे पार्थ को वहां रोके रखा जाए। फिर चाहे वो हार भी जाए, तब तक सहायता आ जाएगी। क्यों नहीं? पार्थ अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और उसने पीछा करने वाले 100 लोगों के समूह को देखा। हालांकि उसकी बहुत काफी आध्यात्मिक शक्ति खर्च हो चुकी थी, फिर भी उसके पास मानसिक ऊर्जा थी, इसलिए इस समूह को खत्म करना ज्यादा परेशानी भरा नहीं होगा। हा, हम निष्पक्ष रूप से लड़ेंगे। उसकी बात सुनकर राजकुमार युवान प्रथम बहुत खुश हुआ और पार्थ की ओर बढ़ते हुए दहाड़ा। हम एक हमले से ही लड़ाई का फैसला करेंगे। इतना कहने के बाद भी पार्थ बिल्कुल नहीं हिला और उसने अपनी आध्यात्मिक नेत्र की शक्ति को जागृत कर लिया।